मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम काइंडली कोई और आ जाया करे सामने, मैं शेयर रिलेट करती हूँ। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, उसके 2 बेसिक कंटेनर्स थे। एक था, कौन से कंटेनर्स थे बताओ जरा मुझे, कौन से 2 बेसिक कंटेनर्स थे? कंटेनर्स मतलब कौन सी 2 बेसिक क्लासिफिकेशन थी सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट की? रिक्वायरमेंट शायद 2 बेसिक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज नोन एज प्लान ड्रिवन मॉडल्स एंड सेकंड इज नोन एज एजाइल मॉडल्स। एक में हम एजाइल एजाइल अप्रोचेस ड्रिवन को यूज मॉडल करते हैं और सेकंड में प्लान ड्रिवन मॉडल्स को यूज प्लान करते हैं। 2 बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस की कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, कंटेनर्स हैं, आप जो भी कह लो, या डिवीजन है। इसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी आपकी क्लासिफिकेशन की कई सिनेरियोज बन सकते हैं। इसमें एक इसका मेजर क्लासिफिकेशन का सिनेरियो या डिवीजन है फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो ये मैं अक्सर एमसीक्यूज में ये चीज एडअप कर देती हूँ कि ये फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, या इसमें कौन सी फंक्शनल होगी कौन सी नॉन फंक्शनल होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली देखना कि ये टेस्टिंग टेक्निक क्या टेस्ट कर रही है। अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्ट कर रही है तो आपने उसको फंक्शनल टेस्टिंग टाइप रखना है। अगर वो नॉन फंक्शनल टेस्ट कर रही है तो उसे नॉन फंक्शनल। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर, सॉरी मैम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो हैं कि जिनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेट्स सपोज हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब लॉगिन पे जो टाइम यूज होगा, अब हम उसे कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, हम इस टाइम पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन काम तो हमारा लॉगिन है ना। ओके, वेरी गुड गोहर। इसको अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लें कि द फंक्शनैलिटीज और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट दैट आर रिलेटेड टू क्वालिटी आर नोन एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे आपने लॉगिन की एग्जांपल दी है, लॉगिन एक उसकी स्पेसिफिकेशन या फीचर है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और उस पे कितना टाइम लग रहा है ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी मेजरमेंट है, दैट इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम टेस्टिंग की कैटेगरी में लाए करें, तो अगर हम लॉग इन की फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं सो दैट इज अ फंक्शनल टेस्टिंग, और अगर हम उसकी टाइम मेजरमेंट चेक कर रहे हैं दैट इज अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर इस तरह के यस मैम। एमसीक्यूज बन जाए कि ये वाली स्पेसिफिकेशन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये फंक्शनल होगी या नॉन, ठीक है। अब देयर आर लिस्ट ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ये लिस्ट जो है इसमें सारी अवेलेबल नहीं है, ये बस मुझे रैंडमली एक मैं सर्च आउट जब कर रही थी ये टॉपिक, तो मैंने सोचा था थोड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स पढ़ाऊंगी, तो वो एडअप मैंने कर दी। तो इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही फंक्शनल और यही नॉन फंक्शनल होगी, हम सबको गो थ्रू कर भी नहीं सकते अगर हम इसका मेजर या मेन डोमेन टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है उनको मैं तेजी से निकालती जाऊंगी और साथ साथ आप मुझे बस बताते जाना ये फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस मैम। ठीक है जी। जल्दी से बताओ अल्फा टेस्टिंग कौन सी होती है? नहीं भी पता ना तो सामने से देख के बता देना, मैंने मेजर चीजों को बोल्ड किया हुआ था पहले। अल्फा टेस्टिंग कौन सी होती है? अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट टेस्टिंग, जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और लास्ट टेस्टिंग हो। वेरी गुड। एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज बट बिफोर द बीटा टेस्टिंग। और बिफोर द बीटा टेस्टिंग का क्या मतलब है कि आपका कस्टमर जो है वो अल्फा टेस्टिंग में अवेलेबल नहीं होता, आपका कस्टमर कौन सी टेस्टिंग में होता है? वो बीटा टेस्टिंग में बीटा होता टेस्टिंग में। है। तो प्रोफेशनली या एथिकली अब आप मुझे बताओ, अगर एक एरर या बग आ रहा है वो अल्फा या बीटा में से अगर किसी की टेस्टिंग में आए तो वो ज्यादा एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर को शो करेगा। अल्फा करेगा, Why? बीटा सिर्फ बताएगा। अल्फा करेगा, क्यों? बीटा यूजर है। बीटा बताएगा ना कि ये एरर बग है, और अल्फा देखेगा, फीडबैक लेगा, वो फीडबैक लेके उसको सॉल्व करेगा, फिर कहेगा बीटा को, चेक करे यूजर को कि चेक कर और मुझे बता, फिर फीडबैक बता, फिर ठीक, वो फीडबैक बताएगा जी ओके, फिर एरर ओके, तो फिर बता देगा। ठीक है गोहर, थोड़ा सा ना मतलब आप क्वेश्चन समझने में आपने एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ना प्रोफेशनली
अल्फा टेस्टिंग में कोई बग या एरर आ रहा है, इट्स ओके, क्योंकि वैसे वो भी इतना ओके नहीं है, लेकिन वो बात जैसे कहते हैं ना, बात घर में ही रहेगी, तो वो विद इन द टीम आपकी वो बग या एरर रहेगा। लेकिन बीटा टेस्टिंग में एक कस्टमर के सामने एक एरर आ रहा है, तो वो प्रोफेशनली इट्स नॉट अ गुड थिंग। एक आपका इमेज भी यस मैम। बैठ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना कि जैसे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, आप विद इन द ग्रुप डिस्कस कर रहे हो, सिस्टम हैंग हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इट्स ओके, आपके ग्रुप मेंबर्स ही हैं वहां पे। लेकिन वही इवैल्यूएशन अगर आपकी आपकी उधर आपके वाइवा पैनल के सामने हो रही है, वहां पे कोई बग आएगा, तो डेफिनेटली फिर इसका आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो एज यस कंपेयर मैम। टू अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग प्रोफेशनली आपको ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, ओके। फिर आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो क्या होती है? जी जी बताएं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? मैं आपके सामने खोल भी लेती होती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। क्लाइंट जो कोड टेस्ट करके एक्सेप्ट करता है उससे कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में के क्या है कि जी जी आप पहले कंप्लीट करो। सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो उसने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी थी, क्या वो पूरी हो रही हैं? अगर वो पूरी हो रही तो क्लाइंट की तरफ से एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है और वो चेक करता है जी कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो ठीक है। फिर वो बताता है जी मेरा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पूरा है और इसमें टेस्टिंग पूरी हो गई है। ये यूजर यूजर करता है। एग्जैक्टली ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बीटा टेस्टिंग, ये भी यूजर एंड पे होती है, और यूजर फाइनली जब आपके को एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में होगी, वो सारे फीचर्स को करेगा, अगर जो उसने एक्सपेक्ट किया होता उसके मुताबिक काम कर रहा है, फंक्शनैलिटीज और फीचर्स, तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाएगी। अब देखो ये फिर से फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, तो ये कौन सी टेस्टिंग ठीक है? ये फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। फिर आ जाती है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग में बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जी क्लास बैक टू द टॉपिक। एडहॉक टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट करेंगे, हम रैंडमली कोई भी फंक्शन सेपरेटली टेस्ट करके देखेंगे क्या ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इस तरह से अपने सिस्टम को डिफरेंट, जैसे यूनिट टेस्टिंग नहीं है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ दैट टेस्टिंग, कि कोई मेजर मॉड्यूल जो है, मेजर फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे अगर आपके ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, तो वो आपका वोट कास्ट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज चेक करना, विद इन टाइम हो रहा है या नहीं, इस तरह के मेजर मॉड्यूल्स को अलग से टेस्ट करके चेक करना। ठीक है, तो ये हम इसमें रैंडमली भी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं या मेजर मॉड्यूल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। आपके ख्याल में एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्या है? जी इधर से देख के ही बताते जाओ। दैट्स वेरी कि बैड। मैम ये जी जो एप्लीकेशन हमने डिजाइन किया है कि क्या ये जो हमने जिस चीज के लिए बनाई है कि डिसेबल पर्सन्स के लिए, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, या हमने कोई कलर ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बनाई है, तो क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है? एग्जैक्टली, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इज स्पेसिफिकली फॉर द डिसेबल पर्सन। डिसेबल पर्सन में फिर सारे आ जाते हैं आपके, डेफ, ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेंटली डिसेबल पर्सन है, तो वो किस तरह से इस ऐप को, एप्लीकेशन को या इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सेसिबिलिटी यस मैम। टेस्टिंग इज स्पेसिफिकली फॉर द डिसेबल पर्सन। क्वेश्चन आ जाता है डिसेबल पर्सन के लिए इनमें से कौन सी टेस्टिंग टेक्निक बेटर है या ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, तो वो ऑप्शन आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। मैं बहुत सारे एमसीक्यूज निकाल लेती हूँ। ठीक है, सो बीटा टेस्टिंग कस्टमर एंड पे है, रियल क्या, ये बात हमेशा याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये रियल एनवायरनमेंट में हम इसको चेक करते हैं। आई थिंक सर ने जब हमें ये टॉपिक पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था आईफोन की बैटरी का एक दफा इशू हो गया था कि वो बीटा टेस्टिंग के दौरान उसकी बैटरी फट गई थी। तो इवन वो जैसे होता है ना, जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को पहले देना शुरू कर देते हैं, अभी फुली फ्रेश लॉन्च नहीं। सो उस बैटरी का इशू आ गया था। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी ऐसे इशू आ सकते हैं कि बीटा टेस्टिंग में भी अगर उन्होंने कुछ लिमिटेड वर्जन रिलीज किया तो उसमें एरर या बग आ सकता है। क्योंकि देखो ये नाकाबिले यकीन सी बात है कि उन्होंने बैटरी को फोकस ना किया गया हो। बैटरी इज वन ऑफ द मेजर फीचर फॉर अ मोबाइल फोन। तो गालिबन वो अखबार में
कि जहाज में वो बैटरी फट गई, तो आपको पता है जहाज में वो हाईजैक को लेके सब इतने एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुए होते हैं, तो काफी सिनेरियो बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है बीटा टेस्टिंग आपकी रियल लाइफ एनवायरनमेंट में होगी एंड इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। फिर आ जाती है जी बैक एंड टेस्टिंग। बैक एंड टेस्टिंग में कौन सी होगी, तेजी से बताते जाओ, ये टॉपिक तो बहुत आसान है। मैम डेटाबेसेस देखो एपीआई को हैंडल करना बैकएंड को। एग्जैक्टली बैक एंड की जब भी बात होगी तो आपकी ऑफ कोर्स उधर कोई एपीआई यूज हो रही होगी, या आपका कोई डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा होगा, उसको चेक करना, डेटाबेस के स्कीमास को, क्यूरीज के फार्मूलाज को, टेबल को, स्ट्रक्चर को, डाटा के फॉर्मेट को, ये सब कुछ चेक करना, डाटा की स्ट्रेस को चेक करना, कितना ये स्ट्रेस ले सकता है या नहीं, ये आगे जाके आएगी स्ट्रेस टेस्टिंग में। तो आपका या एपीआई यूज हो रही है तो एपीआई का लिंक प्रॉपर है, अगर आप फर्स्ट करो ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए कोई एपीआई यूज कर रहे हो तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, वो डेटाबेस से सही से डाटा लेके आ रहा है या एक्सेट्रा, तो वो भी बैक एंड। फिर आ जाती है, नाम से ही पता चल रहा है, ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्टिंग। ये क्या होती है? मैम मेरे ख्याल से ये जो टेस्ट ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्टिंग, क्या होगा मैम ये वेब 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 डेवलपर्स के की डोमेन होगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूजर फ्रेंडली इन यूआई जो वेब ब्राउजर वेब डेवलपर्स बनाते हैं, वो एक क्रोम पे बेशक कोई दूसरा व्यू करे, दूसरे ओपेरा पे दूसरा व्यू करे, उनकी एग्जैक्ट। कंपैटिबिलिटी करवानी पड़ती है। आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसको सारे ब्राउजर्स पे टेस्ट करो, उसको ओपेरा पे, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, हर ब्राउजर पे आप उसको रन करके देखो और क्या सब वर्जन्स में उसका इंटरफेस, उसकी स्पेसिफिकेशन या फीचर्स हैं वो वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं, ये हम चेक करेंगे ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्ट। ठीक है। फिर आ जाती है यस मैम। बैकवर्ड कैपेबिलिटी टेस्टिंग। बैकवर्ड कैपेबिलिटी टेस्टिंग में क्या आ रहा है कि हम चेक करेंगे कि अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, उसमें कोई न्यू फीचर ऐड किया है, तो क्या वो ओल्डर वर्जन के साथ भी प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। सो बैकवर्ड, देखो उसके नाम से आप याद रखो, ये टेस्टिंग टेक्निक्स बहुत आसान है लेकिन ये इतनी सारी है ना, ये मिक्सअप हो जाती हैं। तो बजाय कि इसको रट्टा लगाने के आप इसके नेम से इसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखो। बैकवर्ड कैपेबिलिटी टेस्टिंग, कि अगर कुछ न्यू चीज हमने की है तो वो बैकवर्ड जो पीछे वाला काम था उसके साथ ओल्डर वर्जन के साथ प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे व्हाट्सएप अगर अपडेट हो रही है तो हर कोई इतनी जल्दी अपडेट नहीं करता, कुछ लोग फोर्सफुली अपडेट जब हो तभी अपडेट करने देते हैं। तो अगर व्हाट्सएप अपडेट हो रहा है तो जो ओल्डर वर्जन है वो प्रॉपरली वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं। जैसे अब तो तकरीबन हर ज्यादातर लोगों के पास, अब जैसे मैंने वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ज्यादातर के पास लेटेस्ट वर्जन ही होते हैं। तो अगर यही डॉक्यूमेंट मैं ओल्डर वर्जन में खोलूँ तो इसके लेआउट पे ज्यादा डिफरेंस ना आए, क्योंकि इसमें तो मैंने कोई इतने टूल्स यूज नहीं किए हुए, इसके फीचर्स इस्तेमाल नहीं किए हुए, तो ये डॉक्यूमेंट तो एज इट इज भी यूज हो जाएगा। ठीक है। टेबल्स बने हो, आपने हेडर फुटर यूज किए हो, तब प्रॉब्लम होती है जी। फिर आ जाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। शुड आई एक्सप्लेन दिस? आई थिंक ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स क्या चेक करती है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अगेंस्ट व्हाइट बॉक्स थी। क्लास अपने इंस्टा के कॉन्सेप्ट आप जरूर अच्छे रखा करो। बैक बॉक्स टेस्टिंग क्या चेक करती है? एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसमें हम पूरी कोडिंग चेक करते हैं, सारा डिटेल में उसको चेक करते हैं, डेप्थ तक जाते हैं। ओह सॉरी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैंने फ्लिप कर दिया कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम एक्सटर्नल बिहेवियर सिर्फ चेक करते हैं, कि ऊपर से उसकी सिर्फ फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं कि आपका वर्किंग ऑर्डर में प्रॉपरली है या नहीं। इसके अगेंस्ट होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें हम डेप्थ में उसकी कोडिंग को भी चेक करते हैं कि प्रॉपरली कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कोड का लेआउट क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज की है, टूल्स कौन से इस्तेमाल किए हुए हैं, ये सारा कुछ जो डेप्थ में हम इंटरनली चेक करेंगे वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसका कॉन्सेप्ट मैंने इस तरह से जहन में रखा था कि व्हाइट कलर है उसको, वो एक शफाफ होता है, उसके आप अंदर तक देख सकते हो, सो गो इनसाइड द सिस्टम, that is in white box testing, while in black box testing black color मतलब ऊपर ऊपर से ही हम चीजों को जस्ट गो थ्रू कर रहे होते हैं कि वो वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं। इसके अगेंस्ट अब बताओ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होगी, खुद सोच बताओ।
मैम ग्रे बॉक्स कॉम्बिनेशन होगा व्हाइट और ब्लैक का, ब्लैक ऑफ कि कोर्स हम कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल भी देख मिक्स सकते चीजें हैं। चेक कर रहे होंगे कि मे बी हमारा यूजर जो है वो टेक्निकली एक्सपर्ट हो, स्ट्रांग हो, उसको चीजों की समझ हो, या मे बी वो ना भी हो लेकिन वो कहे कि मुझे कोड भी चेक करना है, और वो मे बी अपने साथ कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही लेके आए कि ये कोड वाला पोर्शन आप इसको चेक कराएं, सो वी शुड गो फॉर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। देन आ जाती है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। एज इट्स नेम इम्प्लाई कि इसमें हम क्या चेक करें, हम बाउंड्रीज को चेक करें। ये वो टेस्टिंग टेक्निक है जो आपके एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपका CGPA 85 पे चेंज होना है, 80 पे चेंज होना है, 70 पे, 75 पे, तो वो क्या है, वो बाउंड्रीज को चेक कर, ठीक है। सो अब अगर हमारी 1 to 500 की बाउंड्री है तो उसमें हमें कौन कौन से नंबर पे चेक करना है। सबसे पहले 1 का लोअर और अपर दोनों चेक करेंगे और उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। मींस 1 से नीचे 0, 1 से बड़ा 2, और वो नंबर खुद भी तो 5। इसी तरह 500 की बाउंड्रीज क्या बनेगी, एक उससे डिक्रीज कर दो 499, एक इंक्रीज कर दो 501, और एक वो डिजिट खुद। इस तरह से हम बाउंड्रीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं MCQs में कोई रेंज बना दूं तो आप उसकी बाउंड्री चेक कर लोगे ना। मैम सीलिंग और फ्लोर फंक्शन होता है, ये वाला फ्लोर कि नीचे अब वाला, सीलिंग ये मैं ऊपर अगर वाला। MCQs बना लूं, राइट डाउन द राइट परफॉर्म बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग ऑन दिस रेंज, तो कर लोगे ना, यस मैम, ठीक यस है। मैम, यस मैम। मैं नीचे फिर नंबर्स के कुछ कॉम्बिनेशन लिख दूंगी। अब ये जो MCQs है ये गूगल करोगे तो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि खुद से बनाया होता है तो इतनी जल्दी नहीं मिलता, तो इस तरह को सर्च करने की जरूरत क्या है, 1 सेकंड में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ, तो इतना डिपेंडेंसी ना रखिएगा अपने इंटरनेट के ऊपर। देन आ जाता है जी ब्रांच टेस्टिंग। ब्रांच टेस्टिंग क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम इंटरनली अपने सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको यूनिट टेस्टिंग के दौरान हम गो थ्रू करते हैं। तो यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ब्रांच टेस्टिंग में एक तो इंटरनली सिस्टम चेक हो रहा है, और सिस्टम का कोई एक मॉड्यूल जो है वो हम चेक कर रहे हैं। देखो ब्रांच वाइज हो रही है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ब्रांच होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस होती हैं, वो ये टेस्टिंग विद ब्रांचेस, हम थोड़ा एक एक दो दो ब्रांच करके टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है। यस मैम। फिर आ जाती है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट ऐसी कोई और कह दिया करे। फिर आ जाती है आपकी कंपैरिजन टेस्टिंग। कंपैरिजन टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं, कंपैरिजन ऑफ अ प्रोडक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद इट्स प्रीवियस वर्जन। कंपैरिजन हमने उसका किससे करना है, उसी के पुराने वर्जन के साथ, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर न्यू वर्जन पिछले वर्जन से बेस्ट हो। वो कि हम कोशिश तो यही करते हैं न्यू वर्जन में हम बेस्टेस्ट चीजें लेके आए, जैसे फिल्मों के सीक्वल्स और सीक्वल्स क्या होते हैं, सीक्वेंस आते हैं, लाजमी नहीं है कि वो ओल्डर से बेस्ट हो, ठीक है। तो इसी तरह लाजमी भी नहीं होता कि हर आपका अपडेटेड वर्जन पिछले वर्जन से बेस्ट। जैसे आपका विंडोज का एक वर्जन आया था, मुझे भूल गया, वो इतना पसंद नहीं किया गया था, ये उसकी लोडिंग भी मुश्किल थी और वो यूजर फ्रेंडली नहीं था, मुझे उसका नाम वर्जन क्या, विंडोज विस्टा। नहीं आई डोंट नो, आई थिंक विंडोज 10 थी कि कौन सी थी, मुझे भूल गया, अभी जेल में नहीं आ रहा। तो फिर कि उसका ओल्डर वर्जन स्टिल फेमस रहा था कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। सो वी हैव टू कंपेयर our version with the previous one, that is done in comparison testing। comparison testing में उसी प्रोडक्ट के, सिमिलर प्रोडक्ट के ही ओल्डर वर्जन्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। समझ आ रही है। यस मैम। आपकी आ जाती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। जैसे ब्राउजर कंपैटिबिलिटी से हम डिफरेंट ब्राउजर्स पे रन करके देखते थे, तो इधर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम अपने हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं, सर्वर को, नेटवर्क एनवायरनमेंट को चेंज करके कि ये डिफरेंट सर्वर्स पे, हार्डवेयर पे ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें भी आपके ब्राउजर्स भी आ सकते हैं। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग स्पेसिफिकली सिर्फ ब्राउजर से रिलेटेड है, बट ओवरऑल कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में आपको सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी ऐड अप करना है, ठीक है। इवन इसमें आप डिफरेंट डेटाबेसेस को भी चेक कर सकते हो, डिफरेंट वर्जन्स को भी चेक कर सकते हो। सो यू कैन से दिस कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज अ ब्रॉडर टर्म ऑफ टेस्टिंग एज कंपेयर टू ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे अगर हम लोग अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पे अप्लाई करें ना, तो इट्स गुड कि हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग चेक करें कि कोई बच्चा किस ब्राउजर पे ओपन कर सकता है, कोई लैपटॉप पे पेपर दे रहा होगा, कोई फोन पे दे रहा होगा, डिफरेंट नेटवर्क होंगे, लोकेशन डिफरेंट होगी, तो इट्स गुड कि हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग उसके ऊपर मस्ट परफॉर्म करें,
ठीक है। देन आ जाती है आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग में क्या आएगा? मैम एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करना। उसके अंदर एक एक उसका जैसे यूनिट टेस्टिंग है ना, जैसे ये सारी टेस्टिंग टेक्निक है दूसरे में अक्सर मिक्सअप भी हो जाती है। उसके कंपोनेंट को टेस्ट करना, उसमें अगर कोई एरर है तो उसको फिक्स करना, देन अगले कंपोनेंट में, ताकि एटलीस्ट जितने मॉड्यूल हमने टेस्ट कर लिए हैं वो जो है वो प्रॉपरली वर्किंग ऑर्डर में है। ठीक है। देन आ जाती है आपकी यस एंड मैम। टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड टेस्टिंग में हम क्या चेक कर रहे हैं? कंप्लीट एप्लीकेशन। कंप्लीट एप्लीकेशन आपके रियल इन्वायरमेंट में वो किस तरह से काम करेगी। हम कोशिश करेंगे, आपको याद है मैंने आपसे एक दफा स्टिमुलेशन का जिक्र किया था, व्हाट इज स्टिमुलेशन? मैम कोई प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट से पहले जो हम चेक चेक करते हैं उसे सिमुलेशन बोलते हैं। अच्छा, ये वर्किंग किस तरह करेगा। देखो चेकिंग तो ऑफ कोर्स होगी और बिफोर डिप्लॉयमेंट ही होगी, बट इसमें स्टिमुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम रियल लाइफ से मिलता जुलता इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें उसको टेस्ट करते हैं। बट जैसे वो मशहूरियां वगैरह भी लगती है ना, सेफ गार्ड जो है वो 100% क्लेम नहीं करता कि हम जर्म्स को किल कर रहे हैं। वी ट्राई टू अचीव 100%, बट वो 99.9% पे आके फिक्स हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह एक जी क्लास, बैक टू द टॉपिक। आपने स्टिमुलेशन में क्या करना है? रियल लाइफ से क्लोज एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश करनी है, बट एट द एंड नेचर इज नेचर, हम एकदम रियल लाइफ का एनवायरनमेंट नहीं जनरेट कर सकते। आपकी क्लास में मैंने स्टिमुलेशन के ऊपर डिस्कशन पहले कभी नहीं की? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब देखो स्टिमुलेशन कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, वही ये एंड टू एंड टेस्टिंग में आ जाएगी ना। मिमिक करना है, जैसे अब गेमिंग आप इंडस्ट्री में एंटर हो तो आप जैसे प्लेन उड़ाने वाली जो गेम होती हैं वो इतनी क्लोज होती हैं रियल लाइफ के कि अगर उस पर्सन को प्लेन दे दिया जाए तो वो उड़ा सकता है। क्योंकि ऐसे किया नहीं जाता, बल्कि ऐसा आपने देखा होगा, एक बच्चे को प्लेन दिया भी था विद को पायलट, उसने प्रॉपर प्लेन उड़ा के दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ उसने गेम के थ्रू उस प्लेन को उड़ाया था। वो स्टिमुलेशन इतनी रियल लाइफ के क्लोज थी that they can do that। इसी तरह हम लोगों की जो सर्वर्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आना है, उसके ऊपर लोड डाल के देखा जाता है कि क्या ये लोड को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। जैसे आप ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल जब वर्किंग ऑर्डर में आया था तो कुछ क्लासेस को इनवाइट किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ डमी एक एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करके सबमिट करें, ताकि हम चेक कर सकें जब एक साथ इतनी सारी सबमिशन होगी तो क्या टाइमली होगा या नहीं होगा। अगर सबमिट नहीं भी हो रहा तो टाइमली वो डिसअपियर स्क्रीन होगी या नहीं, और इतनी ट्रैफिक हैंडल हो सकती है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम लोड भी उसके ऊपर डाल के टेस्ट कर सकते हैं। हम जैसे अगर प्लेन है उसका प्रॉपर सिनेरियो बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से चलेगा। तो स्टिमुलेशन में क्या है, हम रियल लाइफ वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड हम कभी भी रियल लाइफ का इन्वायरमेंट जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके क्लोज जा सकते हैं। जैसे बताया था मैंने कि इंटरमीडिएट की या ये जो बोर्ड की वेबसाइट्स होती हैं इसके ऊपर पहले लोड की टेस्टिंग की जाती है, लेकिन एट द एंड जब आपका रिजल्ट आता है तो कभी हमेशा एक्सपेक्टेड लोड से ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक बच्चे का रिजल्ट चेक करने के लिए उसके कई पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त, बाप, कितने लोग होते हैं जो उस वेबसाइट पे आए होते हैं। इसके अलावा स्कूल के लोग, इंस्टीट्यूट के लोग, और जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया हुआ है, तो उस दिन उस वेबसाइट पे बहुत रश होता है और अक्सर वो हैंग हो जाती है। सो हम स्टिमुलेशन के थ्रू मिमिक करने की या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश जरूर करते हैं, बट हम 100% नहीं अचीव कर सकते। ठीक है। तो एंड टू एंड टेस्टिंग में क्या है, हम वही स्टिमुलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और उसमें उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम अपने बेस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। फिर आ जाता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में आपका क्या आ रहा है? क्या आ रहा है जी? सामने लिखा हुआ है, इट्स अ टाइप ऑफ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। बेसिकली ये टेस्टिंग टेक्निक कहाँ अप्लाई की जाती है? आपके नंबर्स के ऊपर, जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है या कुछ ग्रुप्स जनरेट हो रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर इक्वली जो रेंजेस में लेके
उसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इक्वल पार्टीशनिंग क्या मेजर फीचर क्या याद रखो, इट्स अ टाइप ऑफ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग and second thing is that in which we select equal groups, equal range of groups और equal groups, जैसे positive groups ले सकते हैं, negative groups ले सकते हैं, female ले सकते हैं, male ले सकते हैं, morning section ले सकते हैं, evening section ले सकते हैं, you're getting my point, same batch ले सकते हैं। इस तरह से हम equivalence partitioning के through जो है implement करें। फिर आ जाती है जी एग्जाम्पल टेस्टिंग। एग्जाम्पल टेस्टिंग में क्या आ जाता है कि इसके अंदर हम जो है कोई ना कोई सिनेरियो इम्प्लीमेंट करके वो टेस्टिंग इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर हम सिनेरियो ये रख दे कि टाइम अप हो गया लेकिन बच्चे ने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो वो स्क्रीन जो है जैसे ही टाइम अप हो वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाए, उसको बिल्कुल भी एक सेकंड भी ना दिया जाए कि उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस? यस मैम। ओके, फिर आ जाती है आपकी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ अ इनफॉर्मल टेस्टिंग। इसमें आप लोग क्या परफॉर्म कर रहे होते हो, हम लोग इसमें देखो समटाइम इट्स मे हैपन दैट ड्यूरिंग द टेस्टिंग मेजर डिफेक्ट डिस्कवर्ड कैन कॉज अ सिस्टम फेलियर। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को अपने एंड पे खुद ही, अभी बैक एंड पे हम लोग यूजर के पास नहीं गए, अभी हम यूजर के पास नहीं गए, हम खुद ही उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उस सिस्टम को। और हो सकता है कि इनफॉर्मली चलते चलते हम चेक कर रहे हो, या वैसे ही हमने अभी कोई प्रॉपर एक मैनेजर को नहीं बुलाया, डेवलपमेंट टीम पूरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम इसको टेस्ट नहीं कर रहे, हम इनफॉर्मली टेस्ट कर रहे थे और हमें पता चलता है कि कोई एक मॉड्यूल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और हमारा सिस्टम फेल हो गया। टेस्टिंग जो है यू हैव टू डन माइक ऑफ कर लो जरा। You have to practice throughout the project। आपको प्रोजेक्ट के दौरान आते जाते चीजों को चेक करते रहना चाहिए। जैसे खाना बनाते हुए माएँ वगैरह मसाले साथ साथ चेक करती रहती हैं कि हम लोग जो है उसको उसी वक्त जो है उसको ठीक कर सकें। तो यू शुड परफॉर्म, अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सी टेस्टिंग है जो थ्रू आउट एसडीएलसी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, तो वो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होगी। ठीक है, समझ आ रही है? अब इस तरह के एमसीक्यूज गूगल करोगे ना तो सर्च करने पर टाइम लग जाएगा, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट अच्छे ना। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म थ्रू आउट द एसडीएलसी। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी फंक्शनल टेस्टिंग। वही फंक्शनल टेस्टिंग जो आपकी मेजर कैटेगरी है, हर वो टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक जो आपकी फंक्शनैलिटी को चेक कर रही है, दैट इज नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी मैम। फिर आ जाती है GUI टेस्टिंग। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या टेस्ट करोगे? डिजाइन्स होते हैं जो वो बताते हैं, क्लाइंट बताते हैं डिजाइन वो आपकी बनाते हैं। स्क्रीन को चेक करना, बटन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, टेबल्स हैं, फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, अगर ये प्रॉपर्ली वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं, और इसके अलावा उसका लुक सही है या नहीं, वो ब्राउजर पे सही काम कर रहा है, वो फोन पे सही चल रहा है या नहीं, अलाइनमेंट, उसका लेआउट, आपका पूरा डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट कह रही हूँ, आपकी स्क्रीन का प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, हुई टेस्ट है। ओके, देन आ जाती है आपकी गोरिल्ला टेस्टिंग। इट्स अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ टेस्टिंग टेक्निक। रिव्यूज वगैरह में ना अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाए ना, तो अगर आपसे पूछा जाए टेस्टिंग से रिलेटेड बात हो, तो कभी भी इस तरह के सवाल नहीं पूछते कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स क्या होती है, क्योंकि ये फेमस टेस्टिंग टेक्निक्स हैं और क्लासिकल टेस्टिंग टेक्निक है। वो ज्यादातर न्यू टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, जैसे गोरिल्ला टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, अब गोरिल्ला टेस्टिंग क्या है? ये इंतहाई आसान तरीन टेस्टिंग टेक्निक है। इसमें हम क्या चेक करते हैं? इन गोरिल्ला टेस्टिंग वन मॉड्यूल और द फंक्शनैलिटी इन द मॉड्यूल इज टेस्टेड थॉरली एंड हेवीली। हम इसमें चेक क्या करते हैं? अपनी एप्लीकेशन रॉबर्टनेस को चेक करते हैं कि वो किस हद तक सख्ती या अनसीन सर्कमस्टांसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम अपने सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड डाल के देखें, ठीक है, कि एट अ टाइम अगर सारे लोग आ जाएंगे तो किस तरह से काम, एट अ टाइम सारे अगर कस्टमर्स आ जाएंगे तो हम किस तरह, एट अ टाइम अगर हमें सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो किस तरह से परफॉर्म होगा। दिस इज डन इज गोरिल्ला टेस्टिंग। गोरिल्ला टेस्टिंग आम सर्कमस्टांसेस में हम नहीं परफॉर्म करेंगे, इट्स एक्सपेंसिव टाइप ऑफ टेस्टिंग और इसके लिए हमें काफी लोड भी चाहिए होगा, स्ट्रेस भी चाहिए होगा, तो ये हर सिस्टम के ऊपर परफॉर्म नहीं की जाती। जैसे हमारा जो बड़े लेवल के आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर आप गोरिल्ला टेस्टिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, और हम छोटे प्रोजेक्ट्स
अपना टाइम का इन्वेस्ट कर देंगे। आ जाती है आपकी हैप्पी पाथ टेस्टिंग। अब ये भी एक लेटेस्ट टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। अब उसके नेम से आपको क्या अंदाजा हो रहा है, हैप्पी पाथ टेस्टिंग क्या हो सकती है? कि हम कोई एरर और कंडीशन चेक ना करें। देखिए हैप्पी पाथ क्या है, खुशी खुशी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा सीधा सीधा रास्ता है। मतलब हमने बाउंड्रीज अगर चेक करनी है तो हम बाउंड्री में एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही डाल दें ताकि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही जनरेट, ठीक है। मतलब आपने लॉगिन को टेस्ट करना है तो आप एग्जैक्ट पासवर्ड और एग्जैक्ट आईडी डालो तो ताकि वो लॉगिन करे। आप रॉन्ग आईडीज डाल के चेक ही ना करो कि इसमें इनवैलिड वैल्यूज को चेक करता है या नहीं चेक करता। हम इसमें बेसिकली जो है पॉजिटिव कंडीशंस को ही कंसीडर करते हैं। अब हैप्पी पाथ टेस्टिंग जो है बहुत कम सिनेरियोज में यूटिलाइज की जाती है। ये सिर्फ जब आपने अपने सिस्टम की पॉजिटिव कंडीशंस को चेक करना हो विद पॉजिटिव टर्मिनोलॉजीज, तब पॉजिटिव कंडीशंस, तभी हम हैप्पी पाथ टेस्टिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। देन आ जाती है आपकी, अच्छा जितनी मैंने इससे आज इस क्लास में होगी मैं पढ़ा दूंगी, बाकी मैं आप लोगों को डाल दूंगी, आप खुद पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि मेरा अंदाजा है ये बहुत आसान सा है। मतलब इसको बस इस तरह अपना फोकस होके पढ़ोगे ना, विद इन 10 to 15 मिनट्स आप खुद ही अकेले बैठ के सारे कर सकते, ठीक है।